अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो यहां पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ फ्रूट सेलर बॉट अ क्रेट ऑफ एप्पल्स फॉर $66.50। तो आपको कहा जा रहा है कि एक फ्रूट सेलर ने एक एप्पल्स का क्रेट खरीदा है और वो इसने $66.50 में खरीदा है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर सेलिंग ईच एप्पल फॉर 55 सेंट्स। इसके बाद इस फ्रूट सेलर ने ये जो क्रेट खरीदा था जिसमें एप्पल्स थे, इन्हीं एप्पल्स को यानी हर एक एप्पल को 55 सेंट्स का उस फ्रूट सेलर ने बेच दिया है, सेल कर दिया है। आगे लिखा हुआ है ही वॉज एबल टू कवर हिज कॉस्ट बट डिडंट मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $20। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे में बताया जा रहा है कि इस फ्रूट सेलर ने इन तमाम एप्पल्स को, हर एक एप्पल को 55 सेंट्स के लिहाज से बेचने के बाद अपनी कॉस्ट तो कवर कर ली है। कॉस्ट कवर करने का मतलब जितने उसको एप्पल्स की कॉस्ट उसको पे करना पड़ी थी वो तो उसकी कवर हो गई, बट डिडंट मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $20, लेकिन उसको $20 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो पाया है। यानी वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी कॉस्ट तो कवर हो गई, यानी जितने के एप्पल्स उसको कॉस्ट कर रहे थे वो तो उसने कवर कर ली, लेकिन वो $20 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं बना पाया। इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं कि उसने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया, उसने प्रॉफिट जरूर बनाया लेकिन $20 से कम कम का बनाया, इससे ज्यादा का नहीं बना पाया। और उसकी कॉस्ट भी कवर हो ही गई है, यानी जितने के उसको ये एप्पल्स टोटल कॉस्ट कर रहे थे वो भी उसने कवर कर ली है। यानी ऐसा भी नहीं है कि जीरो प्रॉफिट है, ऐसा भी नहीं है कि $20 से ज्यादा प्रॉफिट है, ये हमें बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी एप्पल्स कुड ही हैव सोल्ड। तो हमने इसी कंटेक्स्ट के मुताबिक बताना है कि ये फ्रूट सेलर कितने एप्पल्स जो है इसने सेल किए होंगे इस सिनेरियो के मुताबिक, यानी इस फ्रूट सेलर को कितने एप्पल्स आप कह लें सेल करने पड़े होंगे कि उसकी कॉस्ट भी कवर हो गई होगी और उसको $20 से ज्यादा का प्रॉफिट भी नहीं हो पाया होगा। इसी कंटेक्स्ट में हमें बताना है कि उसने कितने एप्पल्स सेल किए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वर्ड प्रॉब्लम में, आप जानते हैं हम अक्सर चीज़ों को सपोज करते हैं, लेट करते हैं। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है अक्सर औकात उन्हीं को लेट कर लेते हैं, और कभी कभार ये भी देखते हैं कि क्वेश्चन की सेंस के मुताबिक किन चीज़ों को किन के साथ रिलेट किया जा रहा है, उनमें से किसी एक को सपोज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें एप्पल्स के साथ रिलेटेड हैं और एप्पल्स ही आपने फाइंड आउट करके दिखाने हैं जो कि इस फ्रूट सेलर ने बेचे होंगे कि इसको ना $20 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ होगा और बस इसकी कॉस्ट कवर हो गई होगी। तो वो कितने एप्पल्स हैं जो कि इसने बेचे होंगे, तो हम इन्हीं एप्पल्स को ही यहाँ पर सपोज करेंगे की क्वांटिटी को, और मान लेंगे कि इसने कोई एक्स एप्पल्स जो है सेल किए हैं। तो हम यहां पे इसी चीज को लिखेंगे कि लेट दी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड बी एक्स। तो हम मान लेते हैं कि इस फ्रूट सेलर ने जो टोटल एप्पल्स थे क्रेट में जो इसने बेचे हैं वो कोई एक्स है। अब एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है 20 एप्पल्स हो सकता है 100 हो, 120 एप्पल्स हो, हमें नहीं पता, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जब उसने ये एप्पल्स बेचे हैं तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, जब भी प्रॉफिट की बात होती है तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि उसने कोई चीज़ कितने की बेची है। तो यहाँ पर जो टोटल एप्पल्स हैं वो एक्स हैं और उसने हर एक एप्पल 55 सेंट्स का बेचा है। अब यहाँ पर इशू यूनिट्स का है, क्योंकि जो चीज़ पहले बताई हुई है जो कि क्रेट ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट है वो डॉलर्स में है और एक एप्पल की कॉस्ट सेंट्स में बताई हुई है। तो हमें इनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, तो हम इन सेंट्स को भी डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि 1 सेंट जो होता है, 1 सेंट वो बेसिकली इक्वल होता है 1/100 डॉलर्स के, ठीक है। यानी 1 सेंट में इतने डॉलर्स होते हैं, और इसका मतलब ये भी लिया जाता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को सेंट से डॉलर्स में कन्वर्ट करना हो तो आप उस वैल्यू को जो सेंट्स में लिखी होती है आप उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, इस तरह वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास एक एप्पल को सेल करने की प्राइस है 55 सेंट्स, वो हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो प्राइस दी हुई है सबसे पहले क्रेट ऑफ एप्पल्स की वो भी डॉलर में है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल, हर एक एप्पल की वो कितनी थी, वो है 55 सेंट्स। हम इसको डॉलर्स में निकाल रहे हैं तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं इन डॉलर्स। तो एक एप्पल की प्राइस है 55 सेंट्स, अगर हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है आपको बता चुका हूं, आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे 55
डिवाइडेड बाय 100। जब आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू डॉलर्स में आ जाएगी। अब आप जानते हैं 55 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये बनेगा 0.55 डॉलर। और ये बहुत ईजी है, आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन के नीचे 100 लिखा हो तो इसके 2 जीरोस का हम ये मीनिंग लेते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, और वो 2 डिजिट्स हम ऊपर से लिख रहे होते हैं। अगर उनमें कोई कम हो तो उसकी जगह पे 0 लगा रहे होते हैं। तो ऊपर पहले से ही 2 डिजिट वाला नंबर है 55, तो देखिए मैंने डेसिमल ऐसी जगह लगाया कि उसके बाद 2 डिजिट्स ही आ रहे हैं। तो 55 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 0.55 डॉलर। तो अभी तक मैंने क्या किया कि जो एक एप्पल की सेलिंग प्राइस थी जो कि सेंट्स में थी, मैंने उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्योंकि प्रॉफिट्स के बारे में बात करना है तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। अब टोटल सेलिंग प्राइस किस तरह पता चलेगी कि हमें यह मालूम हो कि उसने कितने एप्पल्स बेचे हैं और हर एक एप्पल कितने का बेचा है, तभी हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल एप्पल्स हमने खुद से सपोज किए हैं कि उसने एक्स बेचे हैं और एक एप्पल की कॉस्ट डॉलर में 0.55 डॉलर है। तो अगर एक एप्पल की कॉस्ट 0.55 डॉलर थी यानी इतने का उसने बेचा है, तो एक्स एप्पल्स कितने के बेचे होंगे? जाहिर बात है 0.55 को और एक्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल एक तरह की सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि जो हमारे पास टोटल है एक तरह का सेलिंग प्राइस को आप रेवेन्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब जो चीज़ आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस, और आगे यहाँ पे आप लिख भी दें रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग एप्पल्स। तो कितना भाई रेवेन्यू अर्न किया इस फ्रूट सेलर ने इन तमाम एप्पल्स को सेल करके, उसकी कीमत हमें पता चलेगी इस तरीके से कि एक एप्पल 0.55 डॉलर का था, उसने टोटल एक्स सेल किए हैं, तो 0.55 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.55x इन डॉलर्स, यानी इतने पैसे उसको इन एप्पल्स को बेचने के बाद एज अ सेलिंग प्राइस आप कह सकते हैं मिले होंगे, ठीक है। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस है, इतने पैसों के उसने एप्पल्स को जो है बेचा है और इतने पैसे उसको हासिल हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है ही वॉज एबल टू कवर हिज कॉस्ट, कि इस फ्रूट सेलर ने अपनी कॉस्ट कवर कर ली है। अब कॉस्ट कवर करने का क्या मतलब है कि उसको प्रॉफिट जो है वो एक तरह का जीरो हुआ है। अभी इतनी बात में हम बात करें, आगे वाली बात की बात नहीं करें भी, जस्ट मैं इतना स्टेटमेंट आपको समझाना चाह रहा हूं कि ही वॉज एबल टू कवर हिज कॉस्ट। इसका मतलब उसका प्रॉफिट जीरो है। प्रॉफिट जीरो का मतलब होता है कि ना नफा हुआ ना नुकसान हुआ, यानी ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो प्रॉफिट क्या हो गया? एक तरह का जीरो हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं इस कवर हिज, उसने कॉस्ट कवर कर ली। कॉस्ट कवर करने का मतलब है कि उसकी जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन जीरो ही रही है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि उसके जो पैसे हैं कोई नेगेटिव में चले गए हैं, उसका कोई नुकसान हो गया है, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी कॉस्ट भी कवर हो गई, यानी कोई प्रॉफिट, कोई गेन नहीं, कोई लॉस नहीं। और वो जाहिर बात है जब कॉस्ट कवर होने का मतलब है कि उसने जितने के एप्पल्स खरीदे थे तो उसको उतनी कीमत तो कम से कम मिल ही गई है, यानी जीरो तो पैसे उसको नहीं मिले, जीरो से ज़्यादा ही मिले हैं, पॉजिटिव ही रहा है वो, ठीक है। तो इतनी बात का जस्ट इतना मतलब है। आगे लिखा हुआ है बट, इससे आगे आप देखिए मीनिंग चेंज हो रहा है, बट डिडंट मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $20। और आगे वो कह रहे हैं कि उसको $20 से ज़्यादा का प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आपने ऐसी एक इनइक्वालिटी बनानी है जिसमें ये चीज़ पता चले कि उसका प्रॉफिट $20 से ज़्यादा भी नहीं है और हाँ उसकी कॉस्ट भी कवर हो गई है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने मिलाकर देखना है कि इससे इनइक्वालिटी कैसे बनेगी। और जब भी ये मोर देन का वर्ड हो, लेस देन का हो, इधर अक्सर औकात इनइक्वालिटीज को हम यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये तमाम की तमाम बात प्रॉफिट से हो रही है तो आपको प्रॉफिट के मुताबिक इनइक्वालिटी बनानी है। अब आप ये जानते हैं कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कोई भी चीज़ जितने की आपने सेल की है यानी उसकी सेलिंग प्राइस और उसमें से माइनस कर देते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस, इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें उसकी प्रॉफिट के साथ रिलेटेड हैं तो हम यहाँ पर प्रॉफिट के मुताबिक ही उसकी इनइक्वालिटी बनाएंगे। तो पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं एप्पल्स के केस में। तो एप्पल्स की सेलिंग प्राइस कितनी थी वो भी हमने ऊपर निकाली है 0.55x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.55x। अच्छा ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट प्राइस के। उसने सारे के सारे एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी पे की थी, उसने एक तरह के आप कह लें खरीदे कितने के थे, यूं भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसने इन सारे क्रेट ऑफ एप्पल्स की जो प्राइस दी थी, एक क्रेट ऑफ एप्पल्स की जो प्राइस दी थी वो थी $66.50। तो ये एक तरह की उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे? उसकी कॉस्ट प्राइस जो कि है $66.50। अब ये तमाम की तमाम चीज़ क्या शो कर रही है? ये एक तरह के उसके प्रॉफिट को, उसके रेवेन्यू को शेयर कर रही है कि उसने क्या कमाया है इन तमाम एप्पल्स को खरीदने और बेचने के बाद। अब हम अपनी इनइक्वालिटी के मुताबिक चीज़ें करेंगे। तो देखिए उन्होंने कहा था कि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है $20 से ज़्यादा, यानी ये तमाम की तमाम चीज़ $20 से ज़्यादा नहीं बनती। तो अगर $20 से ज़्यादा नहीं बनती तो आप यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे लेस देन और इक्वल टू 20। इसका मतलब है ये प्रॉफिट
20 से ज़्यादा नहीं है, बल्कि 20 से कम हो सकता है या 20 भी हो सकता है। इसके नीचे लाइन लगाने का मतलब है 20 भी हो सकता है और 20 से कम कम होगा, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उसकी कॉस्ट भी कवर हुई है। ये भी हमने लाजमी अपनी इनइक्वालिटी में इंडिकेट करना है कि उसकी कॉस्ट भी कवर हो गई। कॉस्ट कवर होने का मतलब है कि उसको ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट एक तरह का ज़ीरो रहा, तो मैं इसकी दूसरी साइड पर लिखूंगा ज़ीरो। इसका मतलब है कॉस्ट कवर हो जाना, यानी ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब जाहिर बात है उसको एग्जैक्टली या तो ये मामला हुआ है या फिर उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया है, तो इसके आगे मैं लगा दूंगा इस तरह की इनइक्वालिटी यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर आप इसको प्रॉफिट के लिहाज से पढ़ें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका प्रॉफिट 0 या 0 से ग्रेटर रहा है और 20 या 20 से कम रहा है, यानी इसके दरमियान उसने कुछ जो है पैसे हासिल किए हैं। तो ये इसकी करेक्ट इनइक्वालिटी हमने बनाई है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगाने का मतलब यही है, क्योंकि ये मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर प्रॉफिट को आप 0 लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि उसने कॉस्ट कवर कर ली। कॉस्ट कवर करने का मतलब ना नुकसान हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए मैंने इस जीरो को शामिल करने के लिए इसके नीचे लाइन लगाई है, ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ करिए। और क्योंकि जीरो से ग्रेटर होने का मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं हुआ कि उसको कि कोई सारे पैसे उसके डूब गए हो या कोई नेगेटिव में अमाउंट चली गई हो, नहीं, जीरो से तो ज़्यादा रहे, तो इसलिए आगे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का ही बेस्ट इनइक्वालिटी यहाँ पे रहती थी, वही हमने यहाँ पर लगाई है। अब हमने देखा कि ये कंपाउंड इनइक्वालिटी बन गई है, और कंपाउंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड बताया हुआ, आप इसे ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। इसकी सबसे जो मिडल में एक्सप्रेशन होती है, इसके मुताबिक इसको आप दो हिस्से बना लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू 0.55x माइनस 66.50। ये मैंने इसको एक पार्ट में ब्रेक कर लिया। आगे इसी इसके मिडिल पार्ट से लिखना शुरू करेंगे, जो कि है 0.55x माइनस 66.50 लेस देन इक्वल टू 20। तो देखिए मैंने इनको अलग अलग हिस्सों में सेपरेट कर लिया। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मैं आपको इस चैप्टर में समझाता आ रहा हूँ कि आपने अपने वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट टर्म्स लिखी है उनको स्टेप बाय स्टेप वहाँ से हटाना होता है। तो सबसे पहले हम 66.50 को हटाएंगे। ये सब्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पर टर्म, तो जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको हटाने के लिए दोनों तरफ उस टर्म को ऐड किया जाता है। तो आप 0 में भी ऐड कर दें 66.50, आगे लेस देन इक्वल टू का सिंबल, और 0.55 x को यहाँ पर वैसे ही रहेंगे, ये माइनस 66.50 भी वैसे रहेगा, और इधर भी आप ऐड कर दें। तो देखिए मैंने दोनों तरफ 66.50 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब मैं जब 0 में ऐड करूंगा 66.50, तो ऑब्वियस बात है मेरे पास क्या आएगा, 66.50 ही आएगा। आगे लेस देन इक्वल टू, और ये प्लस का 66.50 है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यानी दोनों माइनस होकर 0 हो जाएंगे, इसलिए कट गए। तो यहाँ पे जस्ट रह गया 0.55x। अब x के साथ जैसे 0.55 रह गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से हटाने के लिए दोनों तरफ 0.55 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 66.50 को भी आप डिवाइड कर दें 0.55 से, और इधर भी आप डिवाइड कर दें 0.55 से। देखिए मैंने दोनों साइड्स पर 0.55 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो इधर ये कैंसिल हो जाएगा और इधर मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत लेनी पड़ेगी। तो 66.50 डिवाइडेड बाय 0.55, तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास फ्रैक्शन आई। आप शिफ्ट का बटन और ये SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे देगा, आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। तो ये आ रहा 120 होल और आगे 10/11 है, तो 120 होल पार्ट के तौर पे है, आगे फ्रैक्शन पार्ट में 10/11 है। ये इनइक्वालिटी वैसे ही, आगे x वैसे ही। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे लिख लें, जैसे मैंने लिख लिया। इनइक्वालिटी को इसी अंदाज में लिखिएगा, यानी लेग्स x की तरफ हैं तो आपने भी इनइक्वालिटी को इस तरह लिखना है कि लेग्स x की तरफ हो। हेड की तरफ ये नंबर है तो हेड की तरफ ये नंबर लिख दें 120 होल 10/11। तो यानी हमें इस इनइक्वालिटी से ये पता चल रहा है कि x की तमाम वैल्यूज़ इस वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएंगी, जो या तो ये वैल्यू हो या इससे ग्रेटर हो, इससे बड़ी हो। अब इसी तरीके से हमने दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। उधर भी आप देखें आपके पास वेरिएबल x है, इसको आइसोलेट करने के लिए इन टर्म्स को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। ये टर्म 66.50 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके ऐड होगी, यानी दोनों तरफ इस टर्म को हटाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.55x माइनस 66.50, इसमें भी आप ऐड कर दें 66.50, आगे लेस देन और इक्वल टू, और 20 में भी ऐड कर दें 66.50। दोनों तरफ मैंने सेम टर्म ऐड कर दी। तो यहाँ पे तो ये माइनस और प्लस होने की वजह से कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा जस्ट 0.55x, आगे लेस देन इक्वल टू, इधर आपको प्लस करना पड़ेगा, तो हम प्लस कर लेते हैं। 20 में क्या प्लस करना है हमने, 66.50, तो हमारे पास आ जाएगा 173/2, SD वाला बटन दबाएंगे तो 86.5,
86.5। अब इधर x के साथ 0.55 बचा हुआ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज़ को हटाने के लिए दोनों तरफ इसी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। तो इधर भी 0.55 से डिवाइड कर दें और इधर भी 0.55 से डिवाइड कर दें, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x आगे लेस देन इक्वल टू, और अब आप कैलकुलेटर से 86.5 को डिवाइड कर दें 0.55 से, तो आपके पास ये फ्रैक्शन आएगी। शिफ्ट का बटन दबाएं और SD का बटन दबाएं तो ये मिक्स फॉर्म में आ जाएगी 157 होल 3/11, 157 होल 3/11। तो यानी हमें ये पता चला कि इस वाली इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो तमाम वैल्यूज़ जो या तो ये वैल्यू है या इससे लेस हैं, इससे कम है। अब देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि x किसको शो कर रहा था, नंबर ऑफ एप्पल्स को जो कि इस फ्रूट सेलर ने बेचे हैं। अब यहाँ पर तो 2x की वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो ये हमें कुछ पता चल रही है वैल्यूज़, एक यहाँ से पता चल रही हैं। तो कंपाउंड इनइक्वालिटी के केस में हमें अपने सोल्यूशन को जोड़ना होता है, सोल्यूशन निकालना होता है कि वो कौन सी रेंज है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हमें ये क्लियर हो जाए कि वो वैल्यूज़ इस पूरी कंपाउंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, उन्हीं वैल्यूज़ को सोल्यूशन कहते हैं। तो जब भी इस तरह अलग अलग आंसर आएगा, आपने एक तरह का यहाँ पे सोल्यूशन उनको कंबाइन करके निकालना होगा। तो उसके लिए हमें एक नंबर लाइन यहाँ पर बनानी पड़ेगी। अब मैं नंबर लाइन बनाने से पहले ही आपको बता दूँ, ये नंबर लाइन जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, आपने इसको प्रॉपरली बनानी है, प्रॉपर गैप के साथ, प्रॉपर तमाम चीज़ें देखनी है। मैंने इसी चैप्टर में नंबर लाइन को डिटेल से समझाया हुआ भी हुआ है। यहाँ पर मैं टाइम को सेव करने के लिए और चीज़ों को मैनेज करने के लिए इसको रफ मैनर में बना रहा हूँ, लेकिन आपने इसको जस्ट एज अ रेफरेंस नंबर लाइन ही लेना है, ठीक है। तो अब देखिए मुझे वैल्यूज़ कौन से चाहिए, मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए कुछ 120 से बड़ी, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 120 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज से बड़ी चाहिए। वहाँ पे लिखा हुआ x लेस देन इक्वल टू 157 पॉइंट समथिंग, तो 157 से कम भी चाहिए, यानी 120 से लेकर 157 तक की मुझे वैल्यूज़ तो चाहिए। तो मुझे अपनी नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि ये सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएं। तो ये जस्ट मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बनाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 120, क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी हैं तो हम बड़ी वैल्यूज़ को ही यहाँ पर नंबर लाइन पर शो करेंगे। अब मुझे कुछ गैप छोड़ना है, आपके पास रूलर है, आप अपने रूलर के मुताबिक गैप रखेंगे। मेरे पास यहाँ पर रूलर नहीं है, तो मैं जस्ट अपने यहाँ पर बॉक्स के लिहाज से चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के लिख रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से मैं कह देता हूँ 125। फिर आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से 130। फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 135। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 140। ठीक है, मैं ये 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ रहा हूँ और 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ने के बाद 5 यूनिट्स आप देखिए मैंने कवर किए। आप अपने मुताबिक नंबर लाइन को मैनेज कर सकते हैं। स्पेस एक जैसी रहनी चाहिए और आपने ये याद रखना है कि आपने ऐसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है कि आपका सोल्यूशन उस पर प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो रहा हो। आगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 145। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 150। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 155। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 160। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 165। तो यहाँ तक काफ़ी है। अब देखिए मुझे इन वैल्यूज़ को ढूंढना है। अब वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 120 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि ये वैल्यू 120 और 125 के कहीं ना कहीं दरमियान में होगी, कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर होगी। अब इस वैल्यू को ढूंढने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने इस फ्रैक्शन पार्ट को देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 11, तो आपने 120 और 125 के दरमियान 11 पार्ट्स बना देने, 11 हिस्से कर देने, और उसमें से जो 10वां हिस्सा होगा, 10th पार्ट होगा, वो आपकी ये पूरी वैल्यू होगी। ये मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। अभी जस्ट मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है और टाइम कम है, तो मैं इस चीज़ को आपको जस्ट रेफरेंस के तौर पे, फेयर वैल्यू के तौर पे, फेयर गैस के तौर पे समझा रहा हूँ। तो 120 होल 10/11 मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं पे बहुत क्लोज करके मेरे पास होगी। यहाँ पे ये मेरी जी वैल्यू है कहीं पे करके। अगेन ये मेरे अपने फेयर गेस के मुताबिक है। आप जब नंबर लाइन बनाएंगे, आपने जो यहाँ पे स्पेस दी होगी उसके 11 हिस्से किए होंगे, उसके मुताबिक आपने 10th पार्ट ढूंढकर यहाँ पे लिखना है, या जिस भी तरीके से आप इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे उसके मुताबिक लिखना है। तो मेरे मुताबिक ये वाली जो वैल्यू है कहीं करके आएगी 120 होल 10/11। 120 से थोड़ा आगे कहीं पे ये वैल्यू होगी 120 पॉइंट समथिंग। अब आपने जो ये यहाँ पे ये इसको मार्क किया है, इसके एग्जैक्टली ऊपर आपने एक सर्कल बनाना है इस तरीके से। और मैंने आपको बताया है जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो तो इस सर्कल को हम लाजमी शेड करते हैं। तो आपने इसको शेड करना है, इसका मतलब आप इस वैल्यू को भी कंसिडर कर रहे हैं। अब इनइक्वालिटी के मुताबिक वो वैल्यू चाहिए थी जो इस वैल्यू से ग्रेटर हो, और इस वैल्यू से ग्रेटर तमाम वैल्यूज इसके राइट साइड पर हैं। तो आपने इस तरीके से राइट साइड पर ये एरो हेड लगा देना है और इस पर अपनी ये इनइक्वालिटी जो सोल्यूशन थी इसको भी लिख देना है। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब हमने
दूसरी वाली को जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। अब दूसरी वाली है x इज लेस देन और इक्वल टू 157 पॉइंट समथिंग। ये 157 होल है, 3/11 का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट यानी समथिंग इन डेसिमल। तो 157 कहाँ पर करके आएगा, मैं जस्ट अपने फेयर वैल्यू के लिहाज से अगेन आपको बता रहा हूँ कि मेरे मुताबिक 157 कहीं यहाँ पर करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं होगा मेरे पास 157 होल 3/11, ठीक है। आपने अपने नंबर लाइन के मुताबिक देख लेना है। तो इसके ऊपर आपने इस तरह सर्कल बना देना है। यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, लेस देन और इक्वल टू का हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो, हमेशा इसको आपने शेड करना है। तो मैं भी इसको शेड कर देता हूँ। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, जो वैल्यूज इस वैल्यू से लेस हैं, इस वैल्यू से लेस इसके लेफ्ट साइड पर हैं, तो ये लेफ्ट साइड पर चले गए। इस 120 वाली इनइक्वालिटी के लिहाज से वैल्यूज राइट साइड पे थी इंक्रीजिंग, इस वैल्यू के लिहाज से डिक्रीजिंग वैल्यूज इस साइड पर हैं। इस पर भी आप ये अपनी इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 157 होल 3/11, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि वो कौन सी स्पेस है, वो कौन सा रीजन है जो ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान आ रहा है, ट्रैप हो रहा है। तो अगर आप देखें इस वैल्यू के एग्जैक्टली ऊपर से अगर मैं यहाँ से शेड करना शुरू करूँ तो ये आपको कुछ ऐसी स्पेस नज़र आ रही है जहाँ पे ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान ये रीजन ट्रैप हो रहा है, ठीक है। कहाँ तक, ये वैल्यू तक जहाँ पे ये 120 होल मैंने 10/11 लिखा हुआ है। तो जब आप इस रीजन को शेड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इस रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले जितनी भी मार्किंग्स होंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी, वही आपका सोल्यूशन कहलाएंगी। क्योंकि हमें वो रीजन चाहिए होता है जहाँ पे ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के दरमियान इस तरीके से कॉमन रीजन बन रहा हो। कॉमन रीजन बनने का मतलब ये होता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो पहली वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करती हैं और दूसरी वाली को भी करती हैं। अब आपने उन वैल्यूज को देखना है, वही आपका सोल्यूशन है। तो ये वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई हैं, ये वैल्यू स्टार्ट होना शुरू हुई है यहाँ पर 120 होल 10/11 से, और कहाँ तक ये रही हैं, ये वैल्यू रही हैं यहाँ पर 157 होल 3/11 तक। यानी इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो आपका सोल्यूशन है, किसका, इस पूरी कंपाउंड इनइक्वालिटी का। उसी को हम एक्चुअल सोल्यूशन बोलते हैं। अब हमने तो ये बताना था कि उसने कितने एप्पल्स जो हैं बेचे हो सकते हैं। अब इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब आप इनमें से कोई भी वैल्यू चूज भी कर सकते हैं और कह भी सकते हैं कि हो सकता है उसने इतने बेचे हों, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसके आप कह लें डिफरेंट जो है वे में आंसर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब जाहिर बात है एप्पल्स बेचे हैं तो एप्पल्स की तादाद कोई होल नंबर में ही होगी ना, कोई पॉजिटिव इंटीजर में ही होगी, लाइक 121, 122, 123, कोई डेसिमल में तो नहीं हो सकती। तो 120 होल 10/11 के सबसे आगे आप कंसिडर करें तो पहला इंटीजर जो आया होगा वो 121 करके कहीं आया होगा, क्योंकि 120 होल 10/11 तो कोई डेसिमल वैल्यू है, तो ये इतने एप्पल्स तो नहीं हो सकते। तो इसके आगे अगर आप देखें तो पहला इंटीजर 121 बनता है, और इधर आप देखें जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे 157 होल 3/11 लिखा हुआ है, इतने एप्पल्स तो नहीं हो सकते। तो इससे पहले कोई इंटीजर देखने से पहले कोई इंटीजर होगा 156। तो इसका मतलब उसने जो एप्पल्स बेचे होंगे वो 121 से लेकर आप कह लें 156 तक, और अगर हम 157 होल 3/11 को शामिल कर रहे हैं तो 157 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें जो इनइक्वालिटी हमारे पास लगी हुई है इसमें लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू शामिल है, और ये पूरी वैल्यू 157 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब इससे पीछे 157 भी होगा, 156 भी होगा। तो बेहतर है हम 157 तक कहें कि 121 से लेकर 157 की रेंज में उसने कोई एप्पल्स बेचे हैं। तो यही सबसे बेस्ट हमारे पास चॉइस हो सकती है इसके सोल्यूशन की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो द एप्पल्स सोल्ड मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू। एन इंटीजर वैल्यू का मतलब है, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। कहाँ से लेके कहाँ तक आप लिख सकते हैं, बिटवीन ये 120 होल 10/11 से अगला इंटीजर क्या था, वो था 121। आगे क्या है, बिटवीन 121 एंड कहाँ तक 157 3/11 से पीछे कौन सा पहला इंटीजर बनता था 157, 121 एंड 157। और इसमें हम दोनों को शामिल कर रहे हैं, याद रखें 121 को भी और 157 को भी। अब यहाँ पे लिखेंगे बोथ इंक्लूसिव का मतलब हम इन दोनों को शामिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कोई एक ले रहे हैं, नहीं। यानी 121 भी हो सकता है, 157 भी हो सकता है, और इनके दरमियान आने वाली भी तमाम इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं। इतने एप्पल्स उसने कोई ना कोई सेल किए होंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैनेज करना था। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको डिफरेंट वे में इसके आंसर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमें बस ये पता चल गया कि 120 होल 10/11 से पहले इससे जो आगे पहला इंटीजर बनता है 121,
और इधर 157 होल 3/11 से पहले पहले जो इंटीजर बनता है वो 157 है, क्योंकि एप्पल्स इंटीजर ही कोई वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि पॉइंट्स में एप्पल बिके होंगे, जाहिर बात है कोई होल वैल्यू होगी, कोई पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, तो वो 121 से 157 के दरमियान वाली वैल्यूज़ होगी, जिसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी शामिल होगी, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी रेंज के अंदर आ रही है, इस येलो पार्ट के नीचे है। तो ये जो येलो पार्ट होता है, जो आपका शेडेड पार्ट होता है, इसके नीचे जो भी मार्किंग्स आ रही होती हैं उन्हीं के मुताबिक आपका सोल्यूशन होता है, तो इसी के मुताबिक हमारे पास हमारा सोल्यूशन होगा। तो ये हमने यहाँ पर इस चीज़ को मैनेज कर दिया, हमने लिख दिया कि इसके जो आंसर्स हैं वो ये होंगे। आप इनको लाइक कंबाइन भी करके लिख सकते हैं, इस इनइक्वालिटीज़ को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कंबाइन करके लिखने में भी आपने ये वैल्यू, ये चीज़ लाजमी यहाँ पर लिखनी होगी। तो मैं इसको कंबाइन करके भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो हम हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ये 120 पॉइंट समथिंग छोटी वैल्यू है, इधर लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आप पहले वैल्यू लिखेंगे जो कि है 120 होल 10/11। आगे इनइक्वालिटी ऐसे यूज़ करेंगे, हेड इस तरफ था तो हेड इस तरफ लगाएंगे, इधर आएगा x, बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, देखें लेग्स x की तरफ, हेड इस नंबर की तरफ, आगे इसको जोड़ेंगे, ये थी x इज़ लेस देन और इक्वल टू, इधर हेड x की तरफ है तो इधर भी लेस देन और इक्वल टू, और उसके बाद लिखा हुआ 157 होल 3/11, 157 होल 3/11। तो इस इनइक्वालिटी को लिखने के बाद या इससे पहले ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है ताकि पता चले कि आप किन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगेन मैंने ये नंबर लाइन रेफरेंस के तौर पे बनाई है, बिल्कुल यहाँ पे रूलर नहीं यूज़ किया, अपने मुताबिक सेट की हुई चीज़ें, आपने अपने रूलर के मुताबिक इन चीज़ों को मैनेज करना है, मैंने नंबर लाइन आपको बनाना सिखाई हुई भी है। तो होप्स हो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।